Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आपको ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सेट पच्चीसवां सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज नंबर 302 से और 312 के बीच में यहाँ पर इस PDF में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं अब तक टोटल 302 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूं और साथ ही साथ टोटल 25 पेपर जो मॉडल पेपर सेट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसके अलावा आप यदि इन सभी मेरे क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, उनके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हमारे जो टॉपिक है मेन उसके ऊपर चलते हैं। देखो, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं सारा कंटेंट तैयार कर रखा हूँ। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ। तो अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़े और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरे सभी वीडियोज़ को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हो, यदि फर्स्ट टाइम में देख रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये चैनल आपकी हेल्प से ही चलेगा। मैं आपकी हेल्प करूँगा और आप मेरी हेल्प करें। इससे पहले हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बिल्कुल सामने। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ एक बार। हाँ, 2 कथन दिए हुए हैं, उनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। कथन पहला, फंडी की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरा कथन, साउथहैम्पटन में ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। ये 2 कथन है, हमें पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। देखो, जो ये नीचे लिखा होता है, ध्यान रखने की बात है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसको ज़रूर पढ़ना। हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। कई बार यहाँ पर असत्य भी लिख देता है और हम क्वेश्चन को आने के बावजूद गलत कर देते हैं। यहाँ पर ये 4 कथन है, यहाँ 4 में से पता चलाना है कि यहाँ पर कौन सा सही है। तो देखो, यहाँ पर कोई सा भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ पर कोई सा भी कथन सही नहीं है। देखो, अब इसका मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ाता हूँ आपको, क्यों नहीं है कोई सा कथन सही। पहला, इंग्लैंड का दक्षिण में साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार अनुभव किए जाते हैं। इंग्लैंड के दक्षिण में साउथहैम्पटन है, जहाँ पर प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। एक तरीके से ये बोल सकता हूँ कि वहाँ पर प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं, जिसमें 2 ज्वार तो इंग्लिश चैनल पर आते हैं और 2 ज्वार उत्तरी सागर में आते हैं। सिंपल से शब्दों में बताता हूँ, इंग्लैंड के दक्षिण में एक साउथहैम्पटन है, जहाँ पर एक दिन में टोटल 4 ज्वार आते हैं, जिसमें से 2 ज्वार तो इंग्लिश चैनल पर आते हैं और 2 ज्वार उत्तरी सागर में आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, जो फंडी की खाड़ी है वो कनाडा में है, जो कि न्यू ब्रंसविकी और नोवा स्कोशिया के बीच में है। फंडी की खाड़ी कनाडा के न्यू ब्रंसविकी और नोवा स्कोशिया के मध्य है, जहां पर विश्व के सबसे ऊंचा ज्वार आता है और जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 18 मीटर है। कितनी है? 15 से 18 मीटर जिसकी ऊंचाई है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमें इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि ना तो हम ज़्यादा डीपली जाएं और ना ही ज़्यादा हम लाइटली पढ़ें। बिल्कुल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और जो हमारी ये ज्योग्राफी है वो नेट जैफ के एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें और इस चैनल से जुड़े रहें ऑलवेज। तो हम अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित ये टोटल 5 सिद्धांत हैं।
सबसे पहला सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो कि न्यूटन महोदय द्वारा दिया गया था। उसके बाद है गतिक सिद्धांत, जो कि लाप्लास महोदय द्वारा दिया गया था। उसके बाद है परिगामी तरंग सिद्धांत, जो कि हेवेल महोदय द्वारा दिया गया था। उसके बाद है स्थैतिक सिद्धांत, जो कि हैरिस महोदय द्वारा दिया गया था। और उसके बाद है नहर सिद्धांत, जो कि एरी महोदय द्वारा दिया गया था। तो ये टोटल 5 सिद्धांत है जिनको आपको याद करना है, और ये भी याद करना है कि ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर पहला बहुत सही ढंग से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, ये मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर सेट का पहला क्वेश्चन है। ओवरऑल तो ये 302वां क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, अक्षांश रेखा की रेखिक दूरी लाइनर डिस्टेंस ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दूसरा, 1 डिग्री देशांतर की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन डी ना पहला और ना दूसरा। तो देखो यहाँ पर जो पहली बात है कि अक्षांश रेखाओं की रेखिक दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, तो यहाँ पर क्या है, ये बात बिल्कुल गलत है। अक्षांश रेखाओं की रेखिक दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। और 1 डिग्री देशांतर की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो अब मैं बताता हूँ, अक्षांश रेखाओं की जो रेखिक लंबाई है, जिसको हम लाइनर डिस्टेंस बोलते हैं, वो ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। अब आप लाइनर डिस्टेंस नहीं समझ रहे होंगे। लाइनर डिस्टेंस का मतलब है दो अक्षांशों के जो बीच की डिस्टेंस है, जो बीच की दूरी है, उसको हम लाइनर डिस्टेंस बोलते हैं, रेखिक लंबाई बोलते हैं। जो विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो बढ़ती जाती है। अब जो दो अक्षांश है उनके बीच की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जा रही है। तो वो क्यों बढ़ रही है? एक तरीके से बोल सकता हूँ रेखिक लंबाई या लाइनर डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पृथ्वी का आकार इस तरीके का है कि ये बीच में से उठी हुई है और ध्रुवों पर चिपकी हुई है, एक तरीके से चपटी है। विषुवत रेखा पर उठी हुई है और ध्रुवों पर चपटी है, जिसकी वजह से लाइनर डिस्टेंस विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। उसके बाद है 1 डिग्री देशांतरों की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जो 1 डिग्री देशांतर है उसकी लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देखो 1 डिग्री का मतलब है, जैसे ये है, क्या है, ये बिल्कुल इस तरीके से बनते हैं, ये क्या है, देशांतर है, इस तरीके से देशांतर बनते हैं। तो इनकी दूरी क्या है, ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर रेखा के निकट है? कौन सी रेखा के? कर्क रेखा के निकट है। पहला है गांधीनगर, दूसरा है इम्फाल, तीसरा है कोलकाता और चौथा है पटना। तो यहाँ पर जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा के निकट है। कौन सा है? गांधीनगर कर्क रेखा के बिल्कुल निकट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर प्रातः के 8 बजे हैं तो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय अनुसार कितने बजे होंगे? तो ऑप्शन ए है 4:30 अपराह्न, ऑप्शन बी है 11:30 अपराह्न, ऑप्शन सी है 11:30 पूर्वाह्न और ऑप्शन डी है 4:30 पूर्वाह्न। तो देखो, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर प्रातः के 8 बजे हैं, जो हमारी मानक रेखा है जिसको हम इंडियन टाइमलाइन बोलते हैं, भारतीय मानक रेखा जिसको इंडियन टाइमलाइन बोलते हैं, उस पर यदि 8 बजे हैं तो 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर टाइम क्या होगा? देखो पहले समझा देता हूँ, तो बहुत सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ एक बार। भारतीय मानक समय को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संदर्भ में गिना जाता है कि जो भारत का मानक समय है जिसको हम इंडियन टाइमलाइन बोलते हैं वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
अब यदि उसके ऊपर 8:30 बजे हुए हैं और 135 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हमें टाइम का पता चलाना है, तो देखो क्या होता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसमें कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कि दो देशांतरों के बीच की डिस्टेंस को, सूर्य के प्रकाश को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यदि हम 135 डिग्री देशांतर में से 82 डिग्री पूर्व देशांतर घटा दें तो हमारे पास बचता है 52 डिग्री, 52.5 डिग्री पूर्व देशांतर। और एक देशांतर को क्रॉस करने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट का टाइम लेता है। तो हम इस 52.5 डिग्री पूर्व देशांतर को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 210। अब 210 हमारे पास मिनट आ जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश दो देशांतरों के बीच की डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 4 मिनट का टाइम ले रहा है। हमारे पास 210 मिनट आ गई। अब हम इन्हें घंटे में कन्वर्ट करते हैं। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 210 को हम 60 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आता है 3 घंटे और 30 मिनट। 3 घंटे और 30 मिनट। अब देखो क्या होता है, यदि आपने टाइम का क्वेश्चन पढ़ लिया, टाइम का टॉपिक समझ लिया ज्योग्राफी का, तो एक तो इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है और एक इंडियन टाइम लाइन होती है। हर एक देश की मानक समय रेखा होती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है। अब जब आप टाइम का जो क्वेश्चन टॉपिक समझोगे तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि यदि हम मानक समय से पूर्व की ओर चलते हैं तो टाइम बढ़ता है, और यदि हम मानक समय लाइन से पश्चिम की ओर चलते हैं तो टाइम घटता है। अब यहाँ हम कहाँ चल रहे हैं, मानक समय से चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, मानक समय से हम पूर्व की ओर चल रहे हैं तो हमारा टाइम बढ़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यदि 8 बजे का जो टाइम है उसमें हम यदि 3:30 बजे या 3.5 घंटे ऐड कर दें तो हमारा जो टाइम है वो होता है 11:30 बजे। 11:30 बजे ये होगा पूर्वाह्न का टाइम होगा। समझ में आ गया होगा। यदि हम कोई भी मानक टाइम लाइन है जो किसी एक कंट्री की होती है, उसके पूर्व में चलते हैं तो टाइम बढ़ता है और उसके पश्चिम में चलते हैं तो टाइम घटता है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर ऐड किया है। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, पृथ्वी की आकृति के कारण विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान में कमी होती है। दूसरा है, दक्षिण ध्रुव एक अक्षांश है। दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, और ऑप्शन सी है केवल पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी है ना तो पहला और ना दूसरा। देखो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। क्यों सही है मैं बताता हूँ आपको। पृथ्वी की आकृति जियोड के आकार की है। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी किस आकार की है, तो पृथ्वी जियोड के आकार की है, जो विषुवत रेखा पर तो उभरी हुई है और ध्रुवों पर चिपकी हुई है। मतलब ध्रुवों पर तो ऊपर उठी हुई है और विषुवत रेखा पर तो ऊपर उठी हुई है और ध्रुवों पर चिपकी हुई है आपस में। तो इस वजह से क्या होता है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें ध्रुवों की अपेक्षा अधिक समय तक लंबवत रहती हैं। क्या है? इसकी वजह से, पृथ्वी की जियोड की आकृति की वजह से विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें ध्रुवों की अपेक्षा अधिक समय तक लंबवत रहती हैं। दूसरी बात, पृथ्वी को विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश के सापेक्ष उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णकटिबंधीय, आर्कटिक या अंटार्कटिक आदि में बांटा जाता है। इसी क्रम में जब हम 90 डिग्री को संदर्भित करते हैं तो यह ध्रुवीय क्षेत्र को इंगित करता है। जो 90 डिग्री अक्षांश है वो ध्रुवीय क्षेत्र को संदर्भित करता है, यह हमें ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन फर्स्ट, अक्षांश और देशांतर किसी स्थान पर
समय को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। कथन 2, अक्षांश और देशांतर ग्लोब पर अवस्थिति को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर हमें सत्य कथन का पता चलाना है। 4 ऑप्शन है, पहला केवल फर्स्ट, दूसरे ऑप्शन में केवल 2, तीसरे ऑप्शन में पहला और दूसरा दोनों, और चौथे ऑप्शन में ना तो पहला और ना दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात है वो बिल्कुल गलत है। आपको समझना है, यदि पृथ्वी पर हम समय का निर्धारण करते हैं तो उसमें केवल देशांतरों का योगदान होता है, और यदि हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण करते हैं, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो उसमें अक्षांश और देशांतर दोनों का योगदान होता है। एग्जाम्पल के द्वारा क्या होता है, हमें सपोज डैट अब मैं जहाँ से पढ़ा रहा हूँ यहाँ का समय का पता चलाना है हमें कि अब यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, तो इसके लिए हम देशांतरों का यूज करेंगे, क्योंकि एक देशांतर को दूसरे क्रॉस करने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुँचने में सूर्य का प्रकाश 4 मिनट का टाइम लेता है। तो समय के निर्धारण में अक्षांशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब हमें मेरी लोकेशन पता चलानी है कि मेरी अक्षांशीय और देशांतीय स्थिति क्या है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मेरी स्थिति, स्थान की स्थिति का पता चलाने के लिए आप क्या करोगी, मेरे देशांतर और अक्षांश दोनों स्थितियां जानेंगे। जैसे हम किसी भी देश का मानचित्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अक्षांश और देशांतर दोनों इंक्लूड रहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां, भूगर्भ की जानकारी के साधन के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करो। पहला है धरातलीय चट्टानें, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा है उल्का, चौथा है भूकंप, पांचवा है गुरुत्वाकर्षण, छठा है चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, समझने लायक बात है ये वाले, इसको बिना समझे हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है मतलब प्रत्यक्ष स्रोत है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा प्रत्यक्ष स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर केवल पहला और दूसरा दोनों सही है। देखो, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसको 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, कि पृथ्वी की भूगर्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जिन्हें हम सीधे देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं, जैसे चट्टानें, पृथ्वी से निकलने वाले खनिज हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत वो होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, जैसे उल्का है, भूकंप है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये सारे क्या हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो यहाँ पर आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष स्रोत वो हैं जिनको हम देख रहे हैं, जैसे धरातलीय चट्टानें हैं, खनिज हैं, और ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला लावा है, जो हमें डायरेक्टली दिख रहा है और हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डायरेक्टली बता रहा है। कहीं सोना निकल गया, हमें पता चल गया सोना कितनी गहराई पर निकलता है, कहीं कोयला निकल गया, कहीं पेट्रोलियम निकल गया, कहीं लोहा निकल गया। ज्वालामुखी उद्गार, उससे कौन कौन से खनिज निकल रहे हैं, ये हमें डायरेक्टली बता रहे हैं। इनडायरेक्टली बता रहे हैं, जैसे उल्का है, भूकंप है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है आदि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पृथ्वी की गहराई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है, जबकि दबाव में कमी होती है। दूसरा कथन, धरातल में गहराई बढ़ने के साथ पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होती है। यहाँ पर हमें पता चलाना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, और ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है केवल दूसरा, ऑप्शन बी। क्यों? देखो, सिंपल सी बात है, जब हम पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जाते हैं तो एवरेज तो 32 फीट की गहराई पर
32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। जब हम पृथ्वी की गहराई की ओर जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की वृद्धि हो जाती है। तो क्या हुआ, पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। एक दूसरे लॉजिक से याद कर सकते हो आप कि पृथ्वी के आप एक कुएं में उतरो या एक छोटा सा खड्डा खोदो, उसमें उतरो, आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे गर्मी लगने लगेगी। एक दूसरा एग्जाम्पल, ज्वालामुखी, नीचे से क्या निकलता है, लावा निकलता है, बहुत गर्म रहता है। उससे पता चला है कि नीचे टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब धरातल से नीचे की ओर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर बढ़ता है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। दूसरा दबाव, अब दबाव घटता है या बढ़ता है। मैं एक छोटा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप नीचे लेट जाओ, आपके ऊपर 5 कैंडिडेट और लेट गए, तो आपके ऊपर दबाव बढ़ा या घटा, खुद एनालिसिस करो। जब आपके ऊपर 5 कैंडिडेट और लेट जाएंगे तो जो ऊपर ही ऊपर लेटा हुआ जो कैंडिडेट है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव है, या जो नीचे नीचे लेटा हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा दबाव है। सबसे ज़्यादा दबाव है उस कैंडिडेट के ऊपर जो सबसे नीचे है, जिसके ऊपर 4 कैंडिडेट और लेटे हुए हैं, और सबसे कम दबाव है उस कैंडिडेट के ऊपर जो सबसे ऊपर है, जिसके ऊपर कोई नहीं लेटा हुआ है। तो डायरेक्टली पता चलता है हम पृथ्वी के जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो घनत्व भी बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ घनत्व का। कोई सामान है जिसको आप प्रेशर करोगे तो वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। कोई भी एनीवे कोई भी सामान ले लो आप, उसके ऊपर दबाव डालते जाओ, वो पिचकता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ता जाएगा। उसके ऊपर जैसे जैसे बोझ कम होगा वो वापस खुलता जाएगा। कैसा भी सामान ले लो, एनीवे कोई भी, आप यहाँ तक कि कोई खनिज लोहा पदार्थ भी ले सकते हो। आप छोटा सा क्या एग्जाम्पल ले लो, आप 5 गिलास लो और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाओ। उसके ऊपर वेट, जैसे एक गिलास लिया, उसके ऊपर 10 किलो का कोई भी पदार्थ रख दो तो वो गिलास क्या होगा, चिपक जाएगा, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। तो क्या है, पृथ्वी के हम गहराई की ओर जाएंगे, तापमान भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पृथ्वी के धरातल पर सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। दूसरा कथन, पृथ्वी पर विभिन्न द्रव्यमान वाले पदार्थों की उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण के मान को प्रभावित करती है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो पहला और ना दूसरा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर सभी अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो सबसे ज़्यादा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में होता है। ध्रुवों की ओर गुरुत्वाकर्षण बल है जो घटता जाता है। क्या है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, ध्रुवों की ओर गुरुत्वाकर्षण बल घटता जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण के मान में विभिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान उच्च अक्षांशों पर ध्रुवों पर होता है। सॉरी, वो मैंने गलत बता दिया था, वहाँ पर थोड़ा उल्टा बता दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटता जाता है। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको कि जो गुरुत्वाकर्षण का मान है वो ध्रुवों पर तो अधिकतम होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर न्यूनतम होता है। निम्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल निम्नतम, उच्च अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम। उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है। और गुरुत्वाकर्षण में जो विभिन्नता पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। कि जो गुरुत्वाकर्षण
का जो बल है उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसको हम गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। गुरुत्व आकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। निम्नतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा कथन सही है? महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों में भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। दूसरा कथन, पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम होती है। पर्वतीय श्रृंखलाओं में भूपर्पट्टी की मोटाई सबसे कम होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि यहाँ पर केवल पहला कथन सही है। देखो आगे चलते हैं, हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। भूगणित एवं भूभौतिकी के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है भूपर्पट्टी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड जिसको हम कोर भी बोलते हैं। जो ऊपरी परत होती है उसको हम भूपर्पट्टी बोलते हैं, जो एक भारी ठोस परत होती है। अब जो ये भूपर्पट्टी है जिसको हम भारी ठोस परत बोलते हैं, इसकी इसकी औसत मोटाई है जो वैसे विद्वानों ने 33 किलोमीटर बताई है, कुछ विद्वानों ने 100 किलोमीटर भी बताई है, लेकिन जो भूपर्पट्टी होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। क्या है? 33 किलोमीटर है। IUCN के अकॉर्डिंग 33 किलोमीटर है। लेकिन महासागरों के नीचे भूपर्पट्टी की औसत गहराई या औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। क्यों? बहुत से कैंडिडेट्स के ये भी नहीं समझ में आया होगा कि भूपर्पट्टी की औसत मोटाई तो 33 किलोमीटर है, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि महासागरों की जो तली है वो महाद्वीपों की तुलना में नीचे होती है। महासागरों की तली महाद्वीपों की तुलना में नीचे होती है। इस वजह से महासागरों में भूपर्पट्टी की जो मोटाई औसत 5 किलोमीटर होती है और महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर 25 था वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बहुत ही सही ढंग से। आप इन क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हो तो मेरे से जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वहाँ से आप ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, PDF ले सकते हो इनकी। अब तक मैं जितनी भी PDF बनाए हूँ वो सारी मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत ही सिंपल से तरीके से। सॉरी ये चैप्टर, तो आप चाहो तो ये PDF ले सकते हो मेरे से। कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। और ध्यान रखना चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसको ढेर सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, बहुत सारे लाइक करो, अपनी जो समस्याएं हैं उनको कमेंट करके बताओ। यदि आप चाहते हो कि मेरे में कुछ ना कुछ मैं सुधार करूं, आपको लग रही है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं, तो वो मेरी गलतियां आप मेरे को बताओ, क्योंकि आप जब गलतियां बताओगे तभी मैं सुधार कर पाऊंगा। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि मैं आपके लिए ज़्यादा और भी ज़्यादा बेस्ट कंटेंट तभी ही लेके आऊँगा जब आप मेरे को पॉजिटिव एनर्जी दोगे। और मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आपसे तब मिलेगी जब आप मेरे को ढेर सारे सब्सक्राइब दोगे। क्या करोगे? ढेर सारे सब्सक्राइब दोगे। तो थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।